6 अगस्त 2025 को सुबह 8:15 पर जापान के हिरोशिमा के ऊपर 31,000 फीट की ऊंचाई पर एक अमेरिकी B-29 बम्बर प्लेन से एक बम गिराया गया। इसका नाम था लिटिल बॉय। इस बम का वजन 4,400 किलोग्राम था। जब यह बम जमीन से लगभग 600 मीटर ऊपर हवा में फटा, उसका तापमान सूरज के कोर से भी ज्यादा था, करीब 3 लाख डिग्री सेल्सियस। एक पल में करीब 70,000 लोग मर गए और अगले 5 वर्षों में यह आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 1,40,000 के पार पहुंच गया। और यह सब हुआ एक परमाणु बम से। न्यूक्लियर फिजन जो पहली बार 1938 में जर्मन वैज्ञानिक ओटो हॉर्न ने की थी। उन्होंने देखा कि जब यूरेनियम के न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन फेंका जाता है तो वो 2 छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है और साथ ही निकलते हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन और बहुत सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी को अगर कंट्रोल किया जाए तो उससे बिजली बन सकती है, लेकिन अगर उसे अनकंट्रोल छोड़ दिया जाए तो वह एक बम बन जाती है। 1 ग्राम यूरेनियम 235 अगर पूरी तरह फिजन कर दिया जाए तो वह 84 टेराजूल एनर्जी पैदा कर सकता है, जो लगभग 20,000 टन के बराबर होता है। इसका मतलब है कि एक छोटे से सिक्के जैसे यूरेनियम अगर सही कॉन्फ़िगरेशन में विस्फोट कर दिया जाए तो वह एक पूरे शहर को जलाकर रख सकता है। एटॉमिक बम में इस्तेमाल होने वाला फिसाइल मटेरियल आमतौर पर यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 होता है। पृथ्वी पर नेचुरली मिलने वाले यूरेनियम का केवल 0.7% हिस्सा यूरेनियम 235 का होता है। बाकी यूरेनियम 238 होता है जो फिजन के लिए सक्षम नहीं होता। इसलिए यूरेनियम को गैस सेंट्रीफ्यूज जैसी तकनीकों से इनरिच किया जाता है ताकि उसमें यूरेनियम 235 का परसेंट वेपन ग्रेड लेवल पे पहुंचाया जा सके, यानी 90% या उससे अधिक। मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो 1939 से 1946 तक चला, उसमें यूनाइटेड स्टेट ने $2 बिलियन खर्च किए और लगभग 1,30,000 से अधिक लोगों को इस मिशन में जोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिनका नाम आज एटॉमिक बम के फादर के रूप में लिया जाता है। जानते हैं बम के अंदर असल में होता क्या है? एटॉमिक बम में फिसाइल मटेरियल को इस तरह 2 भागों में रखा जाता है कि वे सुपर क्रिटिकल ना बने, लेकिन जैसे ही एक कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव के जरिए इन दोनों हिस्सों को हाई वेलोसिटी के आसपास में टकराया जाता है, एक हिस्सा दूसरे में गोली की तरह घुसता है और वो तुरंत एक सुपर क्रिटिकल मास बनाता है। उसके बाद एक न्यूट्रॉन इनिशिएटर न्यूट्रॉन छोड़ता है जो चेन रिएक्शन को शुरू करते हैं। एक एक न्यूक्लियस टूटता है और फिर वे न्यूक्लियाई को तोड़ते हैं और ये चेन रिएक्शन 10⁻⁷ सेकंड में अनकंट्रोल रूप से एनर्जी रिलीज करता है, जिसमें 50% शॉक वेव, 35% थर्मल रिएक्शन और 50% गामा रे और न्यूट्रॉन रिएक्शन में। जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा तो ग्राउंड जीरो पर टेम्परेचर इतना अधिक था कि वहाँ खड़े लोगों की परछाइयाँ कंक्रीट दीवारों पर परमानेंट बर्न के रूप में रह गई। 1.5 किलोमीटर के रेडिएशन में लगभग हर जीवित प्राणी खत्म हो गया। बिल्डिंग हवा में उड़ गए और जो बचे रहे उन्होंने रेडिएशन का दर्दनाक असर झेला। गामा रे और प्लस न्यूट्रॉन की वजह से डीएनए डैमेज हुआ। जिन लोगों को पढ़ नहीं आई वे भी रेडिएशन से मरे। ल्यूकेमिया और कैंसर के मामले 4% तक बढ़ गए। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा बम गिरा। इस बार फिसाइल मटेरियल था प्लूटोनियम 239। इसकी क्रिटिकल मास कम होती है और इसकी फिजन रिएक्शन बहुत अधिक तेज होती है। इस बम का डिजाइन इम्प्लोजन बेस्ड था, यानी प्लूटोनियम को चारों ओर से कंप्रेस करके सुपर क्रिटिकल बनाया गया। यह डिजाइन बहुत ही प्रिसाइज होता है। जरा सी एसिमेट्री पूरी रिएक्शन को फेल कर सकती है और यही कारण था कि इसके डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा समय और रिसर्च लगी। लेकिन इन सभी परमाणु बमों के पीछे जो सबसे बड़ा सच छिपा था वो था मानव विनाश का सबसे भयावह प्रयोग। 1945 के अंत तक हिरोशिमा और नागासाकी की कंबाइंड मृत्यु दर करीब 2,14,000 थी, जिनमें से सबसे बड़ी संख्या में लोग रेडिएशन से मरे। यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट के अनुसार 1945 से 1955 के बीच इन क्षेत्रों में कैंसर की दर सामान्य से 5 गुना अधिक बढ़ गया। जेनेटिक म्यूटेशन जैसी घटनाएं अचानक बढ़ने लगी। इसकी फिजिक्स और इसके डैमेज की जानकारी सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन से ज्यादा जरूरी वाला अनुभव जापान के नागरिकों ने झेला। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। और अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।